नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। आज दोस्तों हम आपके नारद मुनि लाइव के ख़ास सेगमेंट फेस टू फेस में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी होने के साथ-साथ एक लेखक हैं, जिनकी 3 बुक्स हैं यानी कि 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। ये 3 किताबें जो हैं इसमें एक व्यंग की किताब है, एक कहानी की किताब है और एक जर्नी की किताब है जो उन्होंने भोपाल से भूटान तक की थी। और आपको बता दें कि जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, ये इनको अभी इसी साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति पदक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवाजा है। तो मुलाकात कीजिए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार। शुरुआत यहीं से करेंगे कि पुलिस की इतनी टफ नौकरी, जी। कहा जाता है कि पुलिस की जो जॉब होती है बहुत राउंड द क्लॉक जॉब होती है, बहुत टफ होती है। ऐसे में किताब लिखने, कहानी लिखने, व्यंग लिखने का समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, समय तो सभी के पास बराबर होता है। 24 घंटे ही सभी को मिले हैं, ना किसी को कम, ना किसी को ज़्यादा। जी। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे पक्षों पे भी ध्यान देना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि नौकरी के साथ हम अपने टाइम का जो मैनेजमेंट है, वो इस तरह से करें कि अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी हम वक़्त निकाल पाएँ। तो बस इस तरह से कुछ समय का प्रबंधन करती हूँ कि खुद के लिए हमेशा वक़्त मिल जाए मुझे थोड़ा-सा, इसका प्रयास रहता है। ग्वालियर में आपका जन्म हुआ, जी। मंडला में आपकी एजुकेशन हुई और राजधानी भोपाल में आपकी कर्मस्थली बनी, मतलब आप यहाँ से नौकरी कर रहे हैं। मतलब जी। आप अलग-अलग पदों पे भी रहे हैं भोपाल जी। पुलिस में, डीएसपी रेल भी रही हैं और भोपाल में ट्रैफिक डीएसपी भी रही हैं। अभी आप एआईजी ईओडब्ल्यू के पद पर पदस्थ हैं। जी। तो एआईजी जो है, जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे नकेल कसने का विंग के जो भ्रष्टाचारी होते हैं उन पर आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो आपने किताबें लिखी हैं वो बिल्कुल अलग हटकर हैं। एक आपकी ये भोपाल से भूटान तक की जो यात्रा है उसमें आपने 4 दोस्तों की जर्नी को वर्णन किया। तो ये ख्याल कैसे आया कि इसको इस तरह से बुक के रूप में लिया जा सकता है, किताब के रूप में लाया जा सकता है? जी, देखिए, यात्राओं का शौक तो मुझे हमेशा से रहा है। किताब तो ये पहली आई है और यात्राएँ तो मैं लगभग 15-20 सालों से लगातार कर ही रही हूँ। और इसके पहले भी अपनी जो भी जर्नी रही है उनके कुछ-कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं जो कि अलग-अलग मैगज़ीन्स में छपे भी हैं। तो किताब का आइडिया इसके बाद ही आया क्योंकि ये इतनी लंबी यात्रा भी थी और भूटान एक ऐसा देश है जहाँ हम जाना चाहते थे, घूमने के अलावा अन्य कारणों से भी भूटान को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वहाँ के लोगों को जानना चाहते थे। तो इस वजह से ये भी ख्याल आया कि जो हमारे यात्रा का हासिल रहा है, तो ये लोगों तक भी पहुँचाया जाए, इस जर्नी को रिकॉर्ड किया जाए। तो बस ऐसे ही ख्याल आया किताब लिखने का। अच्छा, एक बुक और आपने लिखी है, तो आपने लिखी है कुछ देश का सफ़र। ये जो एक मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये पल्लवी त्रिवेदी जी ने लिखी है। इस किताब में जो है भोपाल से भूटान जो है इनके 4 दोस्तों की कहानी का ज़िक्र किया गया है और भूटान के बारे में बताया गया है। एक और आपने किताब लिखी है अंजाम गुलिस्ता क्या? ये जी। किस तरह की किताब है? ये भी काफ़ी फेमस हुई है और लोगों ने जी। काफ़ी सराहा है इस बुक को भी। जी, ये मेरी पहली किताब है, ये 2016 में आई थी जी। और ये एक व्यंग्य संग्रह है। जी। तो मैंने जो अपनी लेखन की शुरुआत की थी, तो शुरुआती तौर पे मैं व्यंग्य ज़्यादा लिखा करती थी। कविताएँ भी लिखती थी, लेकिन व्यंग्य ज़्यादा लिखे हैं उस वक़्त में, तो संकलन हो गया था पिछले 8-10 सालों से लिखते-लिखते। तो सोचा इनको एक संकलन के रूप में लाया जाए। तो इसलिए इसमें सारे सोशल इश्यूज़ पे और हमारे इर्द-गिर्द हम जो देखते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, तो उन पर एक व्यंग्य भरी नज़र डालने की कोशिश की है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं जी। और मैंने कई बार आपको सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है। तो जिस बेबाकी से आप लिखती हैं, जिस मतलब इस ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो आप जिस बेबाकी से उठाती हैं, उसको लेकर कई बार ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपको डर वगैरह लगता हो कि कोई कुछ सोशल मीडिया पे, क्योंकि ट्रोल होने का ज़्यादातर डर लगता है सोशल डर मीडिया किस पे? चीज़ का लगेगा? ट्रोल जिसको करना होगा वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं ट्रोल होने से कभी घबराती नहीं हूँ और जो बात सही है, संवैधानिक है, कानूनी रूप से सही है, तो मुझे उसको बोलने में या कहने में किसी बात से कभी ना कोई घबराहट होती, ना मुझे कोई शर्म आती। तो इसलिए मुझे लगता है और ख़ासकर अपने आस-पास और खुद भी एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है कि जो मैं देख रही हूँ, तो वो मेरी आवाज़ औरों की आवाज़ बने, तो ये मेरी कोशिश रहती है। एक किताब और आपकी मैंने पढ़ी है, तुम जहाँ भी हो। तो उसमें जी। ये तुम जहाँ भी हो जो किताब है, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। इसको लिखने का ख़्याल कैसे आया और कब आया? ये किताब एक्चुअली 15 करीब सालों की मेहनत के बाद ये किताब आई है, क्योंकि आप कहानी एक बार में बैठ के लिख सकते हैं, एक कविता एक बार में लिख सकते हैं, यात्रा संस्मरण भी मैंने 6 महीने में लिख दिया था। लेकिन ये इसमें कविताओं का संकलन है और ये कविताएँ मैं लगभग 2007-8 से लिख रही थी जी। और
आई हैं ये, इनका संकलन 2019 में। जी। तो ये धीरे 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 लिखती गई, इकट्ठी होती गई कविताएं। तो उसके बाद फिर आना ही था, कई दोस्त लोग और बाकी प्रकाशक भी चाह रहे थे कि अब कविताओं का संकलन आ जाए, पाठक भी पढ़ना चाह रहे थे और मैं भी चाह रही थी। अलग अलग रंग हैं आपके, अलग अलग रूप हैं आपके। एक कभी आप पुलिस ऑफिसर नजर आती हैं, तो कभी आप व्यंगकार नजर आती हैं, कभी कहानीकार कहा जा सकता है, तो कभी आपको जो यात्रा स्मरण लिखते हैं उनको कहा जाता है। तो इन अलग अलग रूप रंगों में, जो रूपों में आप ढली हैं, उसमें सबसे अच्छा रंग और रूप आपको कौन सा पसंद है? देखिए क्या है ना कि जैसे मौसम होते हैं ना, जी। तो जब हम बारिश देखते हैं तो हमें बारिश अच्छी लगती है। जब बसंत का मौसम होता है तो बसंत अच्छा लगता है, सर्दियों में सर्दियों का मजा लेते हैं। तो ऐसे ही है, मैं जिस रंग में या जिस जिस मोमेंट पे मैं जो कर रही होती हूँ, मुझे वही रूप सबसे अच्छा लगता है। तो किसी एक रूप को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। मैंने पल्लवी जी आपकी एक चीज़ और देखी है कई बार कि आप जो खास तौर से महिलाओं से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं या विषय हैं या उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, वो खास तौर से ज़्यादा तौर पर उठाती हैं। तो इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह यही है कि हम जिन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिसकी समस्याएं हमारे सामने ज़्यादा आती हैं, तो निश्चित तौर पर हम उस बारे में ज़्यादा बात करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर बाद में हूँ, लेखक बाद में हूँ, एक स्त्री सबसे पहले हूँ, जन्म जी। लेते ही मैं एक स्त्री जी। हूँ। तो बचपन से लेके अभी तक जो खुद अनुभव किया, जो अपने आसपास देखा, तो उसको कहे बिना कैसे रहा जाए, कोई भी जागरूक व्यक्ति उसको कहे बिना कैसे रहेगा। जी। तो वो मेरे सामने सबसे ज्यादा आती हैं। अच्छा, एक सवाल जो बार-बार सभी के मन में आता होगा और आपके भी मन में आता होगा, जब आप परिवार में, क्योंकि पुलिस की नौकरी वैसे पुरुषों के लिए भी काफ़ी टफ मानी जाती है। जब आपने राज्य पुलिस सेवा संघ का पीएससी का एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप एज ए डीएसपी के पद पर सिलेक्ट हुई। जी। तो जब आप महिला एक फीमेल होके पुलिस में जब आ रही, तो परिवार में इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन या कि सब बोला होगा कि आपसे कि ये ठीक फील्ड नहीं है, तो कुछ इस तरह का नहीं कुछ नहीं अनुभव नहीं नहीं बताइए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे परिवार में सब बहुत खुश थे। पहला रिएक्शन ही सभी का खुशी से भरा आया था। और ना केवल मेरे परिवार में, बल्कि जितने रिश्तेदार, परिचित, इवन जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता है या जो ये सोच सकते हैं, जो गांव में रहते हैं, जी। वो लोग भी, जो मेरे नानी या दादी, वो सभी लोग बहुत खुश थे। तो ऐसा कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं था कि अरे कहाँ पहुंच गई। नहीं, जैसे होता है ना कि जब हम पीएससी देते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी। तो ऑब्वियसली आपके पास भी ऑप्शंस रहे होंगे। तो पुलिस की वर्दी आपको लगाव था, या पुलिस की वर्दी आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जब पीएससी दिया था तो मेरे मन में कोई ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे क्या बनना है। जी। मैंने तो जो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो उसमें जो क्रम रहता है, सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर रहता है, सेकंड चॉइस डीएसपी रहती है, तो जो क्रम उसमें रहता है मैंने एग्जैक्टली वैसे ही भर दिया था। तो ये मेरी डेस्टिनी है जो मैं पुलिस में आई, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो जब मुझे कुछ जब पुलिस की जब ट्रेनिंग होती है, कहा जाता है कि पुलिस की जो डीएसपी की या पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है जी। बहुत टफ होती है, गन से लेकर हाँ, सब चीजें। तो जी। उस दौर का थोड़ा सा अनुभव बताइए, किस तरह का अनुभव अरे रहा बहुत पुलिस अच्छा के? अनुभव था उस समय। और उस समय तो पूरा बैच ही ऐसा था कि सब लोग अपने अपने कॉलेज करके और सीधे वहां पहुंचे थे, तो किसी को इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। तो सब सीख ही रहे थे। और ऑब्वियसली ये एकदम नई चीजें थी जो हमने कभी भी नहीं की थी। बाकी चीजें तो करते रहते हैं। तो थोड़ा सा समस्या आई, थोड़ी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन बहुत आनंद आया। जब आप कठिनाइयों से परे जाते हो, जब उनको जीत लेते हो, तो उसका अनुभव और सुख ही अलग होता है। तो काफ़ी आनंद आया। मतलब ऐसी कोई समस्या आई नहीं, क्योंकि जब आपको ट्रेन करते हैं तो धीरे 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 आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। हाल ही में आपको इसी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति का जो गैलेंट्री मेडल कहा जाता है, सबका सपना होता है कि एक ड्रीम होता है कि मुझे भी गैलेंट्री मेडल मिले। आपको 15 अगस्त को ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, तो कैसा अनुभव रहा, किस तरह का रिएक्शन रहा, कि कोई ड्रीम पूरा हुआ ऐसा लगा? अच्छा लगता है जब हम इतनी लंबी सेवा करते हैं और उसके बाद रिकॉग्नाइज किया जाता है, या हमारी जो मेहनत है उनको मान दिया जाता है, तो खुशी होती है। तो ये जो राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा का जो मुझे पदक मिला, तो जब नाम की घोषणा हुई तो जाहिर सी बात है खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और अच्छा लगता है कि ईमानदारी और मेहनत से अगर काम करो तो देर सवेरी सही, लेकिन आपको उसका परिश्रम का फल जरूर मिलता है। और ये पिछले परिश्रम के अलावा
आगे और अच्छा काम, बेहतर काम करते रहने के लिए एक मोटिवेशन मोटिवेशन भी मिलता है। बिल्कुल सही बात कही है कि जब आपको आपके काम का तारीफ की जाती है या आपको उसका जी फल मिलता है तो आपके अंदर से एक एनर्जी और डेवलप होती है कि और अच्छा काम और बिल्कुल बेहतर काम किया बिल्कुल। जाए। अच्छा, एक जो सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि आपके जो 99 बैच के अधिकारी थे ज़्यादातर फील्ड में रहे, लेकिन आप ज़्यादा फील्ड से ज़्यादा दूर रही, ऐसा क्या कारण है कि लोग ऐसे फील्ड में रहे, एडिशनल एसपी भी जी रहे और अलग-अलग ज़िलों में जी जी एडिशनल जी। ज़्यादातर जो आपके बैच के हैं हम्म। 2000 हाँ जी सभी। बैच के जो हैं, लेकिन आप ज़्यादा फील्ड में एक नहीं रही, कारण? इसका कारण ये है कि जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मेरा शुरुआत के 12 साल 2012 तक मैं लगातार फील्ड में रही। जी। मैं सीएसपी ग्वालियर रही, एसडीओपी भी रही ग्वालियर में, हुँ। उसके बाद डीएसपी रेल रही, फिर सीएसपी विदिशा रही। हुँ। और उसके बाद मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि जो मेरे अन्य चीज़ें हैं, साहित्यिक रुझान जी। स्पेशली, जी। तो फील्ड में रहने के कारण आपको भी मालूम है जी। कि फील्ड की जो नौकरी होती है और जो जी। फील्ड का हमारा जो दिनचर्या होती है, जी। उसमें अपने लिए वक़्त निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी। जी। तो इसलिए मैं जानबूझकर 2012 के बाद से एडिशनल एसपी बनने के बाद से जी। फिर मैंने सोचा कि अपनी सेवाएँ ऐसी जगह दी जाएँ जहाँ पर नौकरी भी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो मेरी लेखन यात्रा है, वो भी अनवरत चलती रहे। अच्छा, जो आप हमने बात की, आपने बात की साहित्य की, तो ये जो साहित्य में आपका रुझान था या आपकी दिलचस्पी थी, पुलिस की नौकरी में आने से पहले थी या बचपन से ही आपको ऐसा लिखने का शौक था, कविताएँ लिखने का शौक था या कहानी लिखने का शौक था? ये किस तरह से आपके अंदर साहित्य का जो वो है, जी। कैसे आया? देखिए साहित्य का बचपन से ही आया। जी। हर लेखक सबसे पहले एक पाठक होता है। जी। तो हम लोग परिवार में ऐसा माहौल था और मम्मी-पापा ने हमेशा से पढ़ने के लिए एनकरेज किया। जब हम 3-4 साल के थे, तब से ही जो छोटे बच्चों के लिए जो किताबें आती हैं, तो चंपक, नंदन, बाल भारती या फिर इस तरह की किताबें, कॉमिक्स, लोटपोट, चाचा चौधरी, जी। पिंकी, इनको पढ़ते हुए जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, उसी तरह की किताबें हमारे यहाँ आती रहीं। जी। तो बचपन से ही एक पाठक तो डेवलप हो रहा था बचपन से ही। जी। उसके बाद कभी-कभी स्कूल में कुछ कविता, स्वरचित कविता का कार्यक्रम हुआ तो वो लिख दिया। लेकिन लिखने का जो सही जो जर्नी शुरू हुई वो लगभग समझिए 2004 या 5 से हुई, जब मैंने इसको गंभीरता से लिखना शुरू जी। किया। तो जब आपने मतलब पुलिस में आने से पहले ही आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही लिखना शुरू कर दिया था। अब आप चूँकि राइटर भी हो गई हैं, कहानीकार भी हो गई हैं, व्यंग्यकार भी हो गई हैं, यात्रा जी। स्मरण भी अच्छे से लिख सकती हैं, पुलिस ऑफिसर भी। तो अगर अब आपको अगर एक एनालिसिस किया जाए तो एक आप किस नज़रिए से लोगों को ऑडियंस से या दर्शकों से किस नज़रिए से देखना चाहेंगे कि लोग आपको पुलिस ऑफिसर एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचाने या एक बेहतरीन लेखक, कहानीकार, व्यंग्यकार के रूप में जाने? देखिए, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अलग-अलग रंग होते हैं, जी। है ना? एक ही व्यक्ति अपने जीवन में कई रोल निभाता है। अगर हम सिर्फ़ एक सिंपल सा उदाहरण लें परिवार का, जी। तो आप एक अच्छे पिता भी होंगे, पति भी होंगे, बेटा भी होंगे, भाई भी होंगे, अच्छे पड़ोसी भी होंगे। जी। तो आप कोशिश करते हैं कि आप जिस जगह भी अपना काम कर रहे हैं, वो पूरा 100% देने का कोशिश करें। और अगर फिर भी लोग अगर मुझे पहचानें किसी भी तरह से, तो मैं ये चाहूँगी कि ना वो मुझे लेखक के तौर पे जाने, ना पुलिस ऑफ़िसर के तौर पे जाने और ना ही किसी फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे जाने। मुझे वो अगर एक बेहतर इंसान के तौर पे याद रख पाएँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। फ़ोटोग्राफ़ी की से बात की तो मुझे एक अच्छी बात याद आई जी। कि आप एक बहुत आला दर्जे की फ़ोटोग्राफ़र भी मैंने देखे हैं आपके। आपने नेचर को लेकर आपने कई जी। नेचर्स पर फ़ोटोग्राफ़ी भी की और मैंने वो जी। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जी, आपने। जी, तो जी। ये फ़ोटोग्राफ़ी का एक एडिशनल टैलेंट है क्या? शौक है। टैलेंट तो अपने आप बन जाते हैं। जी। जब आप किसी शौक को परस्यू करना शुरू करते हो, जी। प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस से आपकी जो एक काबिलियत है, वो अपने आप आती चली जाती है। आपने नेचर को लेकर काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी की हाँ, है। नेचर को मैं स्पेशली उसमें भी मैं नेचर में भी बर्ड्स की बर्ड्स फ़ोटोग्राफ़ी की, बहुत यस। ज़्यादा करती हूँ। जी, जी। तो हुँ। कभी ऐसा ख़्याल आया कि अब जो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी उसकी एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की जाए या ये सिर्फ़ शौक ही है अपनी खुशी के लिए? शौक यही है एक्चुअली। अगर एग्ज़िबिशन लगाने का कभी ऐसा ख़्याल आया नहीं और कभी ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप डाल देते हैं, तो जो एग्ज़िबिशन में लगाएँगे उतने ही लोग वहाँ भी देख ही लेते हैं, एप्रिसिएशन उससे भी मिल ही जाता है। तो ऐसा कोई ख़्याल अभी आया नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो है सभी के मन में आता होगा कि पुलिस जो है,
पुलिस को लेकर क्योंकि पुलिस की जो छवि है आप सबको ही पता है कि पुलिस की छवि सुधारने की कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन वो सब छवि सुधर नहीं पा रही है। तो जब आप पुलिस को किस नज़रिए से देखते थे जब आप पुलिस की नौकरी में नहीं आए थे, और जब पुलिस की नौकरी में आ गए तो अब आप पुलिस को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हर चीज़ का दोनों दो तरफ़ा अंतर है। बाहर से देखने में आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो बाहर का हिस्सा है, लेकिन जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं तो आपको अंदर की भी मतलब दूसरा पहलू भी दिखाई देने लगता है उसमें, कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं। और अगर ये पुलिस का जो जिस वजह से आप कह रहे हैं कि खराब है, मुझे लगता है आप किस वजह से कह रहे हैं, नहीं इनसेंसिटिविटी, खराब नहीं कर रहे, छवि जो पुलिस छवि क्या है हाँ, छवि। जिस तरह की एक खतरनाक छवि होती है कि लोग मतलब पुलिस से डरते हैं। जो कई बार ये हुआ कि जो है हम कम्युनिटी पुलिसिंग को जो लेके आए, कि कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ही यही था कि लोग पुलिस आम जनता के साथ मित्र बने, लेकिन वो मित्र बन नहीं पा रही है। देखिए, आप जब समाज जैसा चाहता है वैसा ही उसको वो मिलता है, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ आपको, आप ध्यान करेंगे आज से, आप जब हम छोटे होते हैं तो बच्चों को डराने के लिए भी पुलिस का आप बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल अभी तुमको पुलिस से पकड़ा देंगे, अभी ऐसा कर देंगे। तो आप जब बच्चों के मन में पुलिस की छवि ऐसी बनाएंगे कि वो कोई डरावनी चीज़ है, अगर आप ऊधम भी करोगे तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो आप जब पुलिस को मित्र बनाना ही नहीं चाहते तो वो मित्र कैसे बनेगी, ऐसा, और जबकि ऐसा है नहीं। आप जब पुलिस से आप अदरवाइज किसी से मिलिए, हम बाल मित्र कार्यक्रम कराते हैं, सुरक्षा मित्र बिल्कुल। कार्यक्रम कराते हैं, तो ऐसा है नहीं। जो विक्टिम होते हैं उनके लिए पुलिस मित्र ही है, जनता की मित्र ही है। मुझे याद है जब आप डीएसपी ट्रैफिक थी तो आपने काफी इसके लिए काफी काम भी किया है। डीएसपी ट्रैफिक में कभी भी नहीं रही। नहीं, डीएसपी रेल के के मैंने टाइम पे। किया, सीएसपी रही तब मैंने काफी किया। जी, तो कम्युनिटी पुलिसिंग का उद्देश्य ये था कि पुलिस के मन में जो एक छवि बैठ गई है कि पुलिस डरावनी होती है, जनता के मन में, सॉरी, तो उसको थोड़ा सा अलग किया जाए और पुलिस का भय केवल क्रिमिनल्स के मन में रहे, बाकी जनता को पुलिस अपनी मित्र ही नजर आनी आपने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं या बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं या बच्चों कोई गलती करते हैं तो उनके पेरेंट जो हैं उनको पुलिस के नाम से डराते हैं। हाँ। तो पुलिस के नाम से बचपन से डराते कर हैं। दिया। बिल्कुल, हमने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, पुलिस आ जाएगी। आखिर वजह क्या है कि पुलिस के ही नाम से डराते हैं और दूसरे संस्था कलेक्टर के नाम से क्यों नहीं डराते हैं? क्योंकि पुलिस के पास एसडीएम एक के ऐसा नाम पावर से। है कि मतलब एक माना जाता है कि पुलिस आएगी आपको लॉकअप में बंद कर देगी, या पुलिस आएगी जेल में बंद कर देगी आपको। कलेक्टर या और किसी सर्विसेज के पास वो पावर नहीं है कि जो आपको तत्काल पनिश कर सके या आपको तत्काल बंद कर सके। पुलिस के पास वो एक पावर है जिसका इस्तेमाल इस तरह से किया गया बचपन से ही बच्चों को डराने के लिए, वही बाकियों वही को। वजह हुई ना कि पुलिस को इस बच्चों को डराने के लिए लॉकअप या पुलिस का डर दिखाया जाता है। हाँ, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। बच्चों को किस बात का डर, बच्चों को तो पुलिस से एकदम सहज होना चाहिए। अच्छा, आज आप क्योंकि आप राइटर तो हैं, क्योंकि राइटर होना मतलब अपने आप का, जब वही राइटर बनता है जो लेखक वही बन सकता है, बैंकर वही बन सकता है, जो अपने आसपास के समाज के अपने जो घटित हो रहा है, जो आसपास के परिदृश्य में आप देख रहे हैं, तो जब आप ये देखते हैं तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं समाज में जो घटित हो रहा है, खासतौर से महिलाओं को लेकर? महिलाएं आज बात करते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो जो उनका अधिकार है वो मिल चुका है? आज ही मैं कहीं बात कर रही थी कि आप महिलाओं को चार दीवारी, घर की चार दीवारी से बाहर निकलें, उनकी आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, वो बाहर निकलें, अधिक से अधिक अपना सड़कों पे बाहर स्पेस अपना क्लेम करें और नौकरी करें। हम महिलाओं को ये इस चीज़ के लिए सभी लोग सरकारी उससे भी सब जगह उनको रिजर्वेशन से लेके सभी जगह मौके मिल रहे हैं और वो जा भी रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी ड्राइव है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब आप बराबरी कैसे होगी, ये तो और आप असमानता हो जाती है इससे, कि एक महिला 10 से 6 की कोई मान लीजिए नौकरी करती है, ठीक है, तो आप एक समय में महिला को घर से बाहर निकल के काम करने की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में आपको ये बात करनी चाहिए कि जो पुरुष हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, सेम टाइम में जब आपकी महिला घर के बाहर कदम बढ़ाती है, उसी समय आपको घर के अंदर कदम बढ़ाना चाहिए और घर के कामों में महिला का बराबरी से योगदान देना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि एक महिला 10 से 6 बजे तक की नौकरी करती है, उसके बाद आके वो घर का काम करती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, उनका होमवर्क कराती है, सारा काम निपटा के फिर सोती है, और सुबह 6 बजे उठ के बच्चों का नाश्ता बनाना, उनको बस स्टॉप छोड़ के आना और फिर घर का खाना बनाना और फिर जाना। इसमें पुरुष की भागीदारी
घर के कामों में वही वही ना के सवाल मेरा बराबर है। वही है कि आज जी। महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगी, जज बन रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं और बड़े अच्छे सब जॉब पे कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने जैसा कहा कि घर के हाँ, पार्ट्स हैं उसमें लौट के आती हैं, नौकरी करती हैं, हमें ये ड्राइव चलानी चाहिए कि पुरुष भी, जैसे महिलाओं को आप बाहर निकलने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, पुरुषों को घर का काम बराबरी से, तभी तो बराबरी आएगी ना। ये तो आपने डबल काम हो गया, पुरुष घर में बैठ के अखबार पढ़ेगा जी। और ये टीवी देखेगा और महिला घर और बाहर दोनों संभालेगी। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि महिलाओं को हम बात तो करते हैं कि बराबरी का हक दे रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो आज भी महिलाएं भले जॉब भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जब आएंगी तो रोटी उन्हीं बनाना है, खाना उन्हें ही बनाना है, चाहे कितनी भी थकी हारी आए, नौकरी करके आए, जॉब करके आए या बिजनेस से करके आए। तो इसको बदलने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? देखो, आपने एक जो शब्द कहा ना कि उनको हम कहते हैं कि महिलाओं को हक दे रहे हैं, पहली बात तो कोई किसी को हक देने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है ना। संविधान से, कानून से जो आपको अधिकार मिले हैं वही हमको मिले हैं। मतलब ना आप हमको कोई हक दे रहे हैं, ना हम आपको हक दे रहे हैं। हमको जो हक मिले हैं ये हमको हमारे संविधान से मिले हुए हैं और सभी व्यक्तियों को बराबरी से मिले हुए हैं। तो इसलिए मुझे इस शब्द पर खास आपत्ति होती है कि जब कोई घर के पुरुष ये कहते हैं कि हमने अपने घर की बेटियों को, पत्नियों को या महिलाओं को ये परमिट किया हुआ है या हमने उनको ये आज़ादी दी है। आप कोई होते नहीं आज़ादी देने वाले, ये बेकार का गुरूर है ना। तो इसलिए ये चीज़ें कैसे बदलेंगी? ये चीज़ें ऐसे नहीं बदलेंगी कि है ना हमें उसके लिए कोई नियम कानून बनाना पड़ेगा। ये सरकार नहीं कर सकती कि ये नियम बना दे कि घर में पुरुष भी बराबरी से काम करेगा, बराबरी से बर्तन धोएगा, कपड़े धोएगा और रोटी आधी बनाएगा और इसका कंप्लायंस रिपोर्ट देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये हम आपको अपने ही घर में और घर के पास से चेंज करना पड़ेगा। जो स्त्रियां हैं और अगर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा काम कर रही है, तो उन्हें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो पुरुष ये चीज़ समझ रहे हैं तो उनको ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता इस विषय में आएगी, अवेयरनेस आएगी, वैसे वैसे तस्वीर बदलेगी। चलिए आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आप कहानी लिख रही हैं, व्यंग कर रही हैं, तो अब आने वाले में आप हमारे जो ऑडियंस हैं या जो आपके प्रशंसक हैं वो किस आप, क्योंकि आप व्यंग लिख चुकी हैं, आप कहानी लिख चुकी हैं, आप जर्नी पे लिख चुकी हैं, तो आगे क्या आगे अब 1 साल के भीतर ही मेरी जो चौथी किताब है वो ऑलरेडी प्रकाशक के पास है और ये शॉर्ट लव स्टोरीज हैं। मैं, अगर आपने फेसबुक पे देखा होगा तो लव नोट्स के नाम से मैं लिखती हूँ, तो उन्हीं का संकलन अब आने वाले भविष्य में कुछ महीनों में। तो भैया कहा जा सकता है कि आप कविता लिख चुकी हैं, कहानी लिख चुकी हैं, अब रोमांस पे लिखी है आपने, कुछ थ्रिलर या हो सकता है क्योंकि बीइंग अ पुलिस बिल्कुल। ऑफिसर आपके कई अनुभव रहे होंगे पुलिस हो की सकता नौकरी में, तो यू नेवर नो जिस दिन मन आ गया हो सकता है थ्रिलर भी लिख दूं। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ AIG UW रेल ये माफ कीजिए AIG UW पल्लवी त्रिवेदी जी, जो पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कहानीकार हैं, बेहतरीन कवि भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं साथ में। और अब उनकी चौथी जो किताब आएगी वो रोमांस पे आएगी। तो आपको हमारी ये मैडम से जो बातचीत हुई वो कैसा लगा इंटरव्यू, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे साथ जुड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच।